हेलो फ्रेंड, दिस इज़ वरुण सिंह और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉट डिस्ट्रॉयर क्लासेस में। फ्रेंड, इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट टर्म्स का हमारा जो सीरीज है वो चल रहा है और पिछले क्लास में हम लोगों ने 3 टर्म को समझा था। TDTL के कंसेप्ट को जाना था, NDTL के कंसेप्ट को जाना था और CRR के कंसेप्ट को जाना था। ठीक है, तो इस वीडियो में फर्दर बैंकिंग के टर्म्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर 3 टर्म्स को जानेंगे। उस 3 टर्म्स में जो पहला टर्म आज हम लोग समझेंगे वो समझेंगे SLR को। ठीक है, SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अब SLR भी एक क्या है? एक रेशियो है। क्या है? एक रेशियो है। जैसे CRR कैश रिजर्व रेशियो भी एक रेशियो था जिसमें हर बैंक को अपने NDTL का कुछ परसेंटेज कैश के फॉर्म में कहाँ रखना पड़ता था? RBI के अंदर। ठीक है, डिपॉजिट करना पड़ता था और हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में कि वो 4%। ठीक है, यानी अगर मेरा 100 करोड़ NDTL था किसी बैंक का, तो उसमें से 4 करोड़ रुपया एज अ CRR जमा करना पड़ता था। कहाँ? RBI के अंदर। किस फॉर्म में रख सकता है? सिर्फ कैश के फॉर्म में ही रखा जा सकता है। तो बैंक के पास बचता कितना था? 96 करोड़ रुपीस। ठीक है, नाउ SLR भी क्या है? एक तरह का रेशियो ही है। अब SLR के अंदर हर बैंक को अपने पास कुछ परसेंटेज ऑफ मनी NDTL का जमा रखना पड़ता है, लेकिन बैंक अपने पास जमा रखेगी, वो RBI के अंदर जमा नहीं करेगी। यानी हर बैंक के पास ये कंपल्सन है कि SLR का जो फिक्स्ड कोटा है, जितना परसेंटेज आपको रखना है उतना परसेंटेज हर बैंक अपने बैंक के अंदर इस SLR कोटा को मेंटेन करेगी। जैसे SLR कोटा अगर 23% है तो हर बैंक को NDTL का 23%, ठीक है, रखना पड़ेगा अपने बैंक के अंदर, ओन बैंक। ठीक है, 23%। मान लीजिए अगर 100 करोड़ NDTL है तो 23 करोड़ एज SLR कोटा रखना पड़ेगा बैंक के अंदर। नाउ कितना बचा? 87 करोड़। ठीक है, 77 करोड़। ठीक, बैंक के पास पैसा बचा जब वो SLR कोटा में 23 करोड़ रुपीस को रख चुकी है। इसके ऊपर 4% आपको CRR में भी रखना है, तो उसको अगर 4 करोड़ ले लें, किसका 4 करोड़ रखना पड़ता है? NDTL का 4% रखना पड़ता है। तो और 4 करोड़ अगर ऐड करें तो बैंक के पास फर्दर कितना बचा? 73 करोड़, जो बैंक बाद में लेंड कर सकती है। किसको? अपने बोरोवर को, इन द फॉर्म ऑफ लोन। यानी लोन में घुमाने के लिए बैंक के पास कितना बचा? 73 करोड़ रुपीस। नाउ जो SLR कोटा है 23%, बैंक उसको किस फॉर्म में रख सकती है? जैसे CRR कोटा को बैंक हमेशा कैश के फॉर्म में डिपॉजिट करेगी RBI के पास, लेकिन SLR कोटा में बैंक के पास थोड़ा डिस्क्रिशन है कि या तो उसको वो कैश के फॉर्म में रख सकती है, या तो उसको गोल्ड के फॉर्म में रख सकती है, या तो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रख सकती है। नाउ ये जो तीनों फॉर्म है ना फ्रेंड्स, वो हाईली लिक्विड फॉर्म है। हाईली लिक्विड फॉर्म है। अब लिक्विड कहने का मतलब क्या है? जैसे समझिए लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस कितना लिक्विडिटी हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। सपोज़ ये एक सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, मान लेते हैं कार है। अब एक पर्सन है A, इस कार को बेच के इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहता है, यानी कैश में कन्वर्ट करना चाहता है। तो वो पर्सन B के पास जाएगा और बोलेगा हमको कार को बेचना है। ठीक है, और B उस कार को ख़रीदने के लिए कितना जल्दी तैयार हो रहा है और A के पास इस कार को बेच के कितना जल्दी कैश पहुंच रहा है, वो डिटरमाइन करता है किसी भी सब्सटेंस का लिक्विडिटी कितना ज़्यादा है। जैसे अगर आपको घर बेचना होगा तो तुरंत नहीं बिकेगा, कुछ टाइम लगेगा घर बेचने में, तो वो ज़्यादा हाईली लिक्विड नहीं है। जो जितना जल्दी पैसे में कन्वर्ट होता है, जो सब्सटेंस जितना जल्दी पैसे में कन्वर्ट होता है,
कोई भी आपके पास एसेट हो, कितना जल्दी वो पैसे में कन्वर्ट हो जा रहा है, उससे डिटरमाइन होता है कि वो एसेट कितना ज़्यादा लिक्विड है। जैसे इस एग्जाम्पल में कैश क्या है, हाईली लिक्विड से है, क्योंकि वो कैश है, शुरू से ही कैश है, तो वो तो लिक्विडिटी उसकी ज़्यादा रहेगी ही। बात करें अगर गोल्ड की, तो गोल्ड को अगर आप मार्केट में सेल करने जाइएगा तो उसके बदले आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। यानी गोल्ड को कैश में बदलने के लिए बहुत ही कम मेहनत की ज़रूरत है। मार्केट के अंदर गए, गोल्ड दिए और कैश आपको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए गोल्ड की लिक्विडिटी क्या है, हाई है। तो ये भी क्या है, हाईली लिक्विड एसेट है। उसी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटी, चूँकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100% श्योर डॉक्यूमेंट होता है, तो ये भी, इसकी भी लिक्विडिटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। यानी इसको भी पैसे में तुरंत कन्वर्ट किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी फाइनेंसिस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बजट से क्योंकि बजट में हमेशा हमको बजटरी डेफिसिट देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं बजट के अंदर डेफिसिट गवर्नमेंट के पास हो ही जाता है। डेफिसिट यानी कहने का मतलब क्या, कि अगर गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास अभी 70 करोड़ रुपया ही आया है, तो 30 करोड़ का क्या है, गवर्नमेंट के पास डेफिसिट है। अब इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बोरोइंग्स करने पड़ते हैं। ठीक है, बोरोइंग्स करने पड़ते हैं। इंटरनल बोरिंग होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग भी होता है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से तो बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोरो करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे आरबीआई नए नोट छाप के गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं उसको। उसी तरह गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट लाती है, उसके थ्रू भी पैसा आता है, गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को पूरा करती है। और एक तरीका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को बोलती है कि आप मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू कीजिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और वो अपने फाइनेंसेस को पूरा करती है उसके थ्रू। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते क्या हैं, पहले इसको समझिए। देखिए, मान लेते हैं गवर्नमेंट को 1000 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है, और गवर्नमेंट बोलती है हम इसके ऊपर 7% का इंटरेस्ट देंगे, या मान लीजिए 4% का इंटरेस्ट देंगे, और इसको हम वापस करेंगे 7 साल के बाद। ठीक है, यानी गवर्नमेंट बोल रही है कि हमको 1000 करोड़ रुपया चाहिए, कितने साल के लिए, 7 साल के लिए। हम उसको 4% इंटरेस्ट पे लेंगे आपसे, आपको 4% इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे हर साल। और ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो डेटर और क्रेडिटर के बीच होता है। यहाँ डेटर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और क्रेडिटर कौन है, जो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगा, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई पर्सन है या कोई बैंक है ए, वो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती है, तो उसके बदले 1000 करोड़ रुपया देगी किसको, आरबीआई को, और आरबीआई उसको फर्दर ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो ये एक तरह का क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, किसके बीच, डेटर और क्रेडिटर के बीच। तो ये एक तरह का क्या है, पेपर है। ठीक है, नाउ अब हम लोग समझ चुके हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, 100% सिक्योर लोन होता है। ठीक है, 100% सिक्योर होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी आपके पैसे डूबने के चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी क्या है, हाईली लिक्विड है। तो हम लोगों ने देखा कि एसएलआर कोटा को हम लोग 3 फॉर्म में रख सकते हैं अपने बैंक के अंदर, कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में। अब इसमें भी एक कंसेप्ट है जो आपको समझना ज़रूरी है। देखिए कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई बैंक अपने एसएलआर कोटा को मेंटेन कर रही है, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपया एनडीटीएल निकल के आया है किसी बैंक का, ठीक है, एनडीटीएल निकल के आया है किसी बैंक का, उसमें से 23% क्या रखना है, एसएलआर कोटा के फॉर्म में रखना है, यानी 230 करोड़ रुपया किस फॉर्म में रखना है, एसएलआर कोटा के फॉर्म में रखना है। नाउ ये 230 करोड़ रुपया जो बैंक है वो किस फॉर्म में रख सकती है, या तो वो 230 करोड़ को डायरेक्टली कैश के फॉर्म में ही अपने पास रख ले। ठीक है, जो एसएलआर कोटा का 230 करोड़ रुपया है उसको बैंक डायरेक्ट कैश के फॉर्म में अपने पास रख सकती है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कोई भी बैंक इतने पैसे को कैश के फॉर्म में अपने पास रख रही है और उस पैसे को वो यूज नहीं कर सकती, वो उसको कोटा मेंटेन करके रखना पड़ता है हमेशा, वो पैसे को वो बोरोवर को नहीं दे सकती, वो लेंड नहीं कर सकती, तो क्या 230 करोड़ रुपये से बैंक को कुछ भी फ़ायदा होगा?
नहीं, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। ये आइडल पड़ा हुआ रहेगा किसके पास? एक बैंक के पास। तो कैश के फॉर्म में अगर बैंक रखती है तो बैंक को कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर वही 230 करोड़ रुपए को बैंक कन्वर्ट करके गोल्ड के फॉर्म में रख लेती है, ठीक है, तो गोल्ड हो सकता है कि गोल्ड से उसको फ़ायदा हो। सपोज़ कीजिए गोल्ड का दाम अभी 10 रुपया है, ठीक है, तो 230 करोड़ रुपये में ढेर सारा गोल्ड खरीद ली और अचानक से गोल्ड का दाम मार्केट के अंदर 12 रुपया हो गया, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? बैंक को फ़ायदा हो रहा है तो वो गोल्ड के फॉर्म में रख लेगी। लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। गोल्ड के मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी अभी 10 रुपया अगर रेट है तो हो सकता है फ्यूचर में ये रेट कम होकर 7 रुपया हो जाए, तो उस समय बैंक को क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा, अगर वो SLR कोटा के उस पैसे से गोल्ड खरीद लेती है तो चूँकि गोल्ड मार्केट में बहुत ही वॉलेटिलिटी है तो कोई बैंक नहीं चाहती कि हम रिस्क लें। तो सबसे सेफ जगह और पैसे कमाने का जगह उसको कहाँ दिखता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यानी अगर 230 करोड़ रुपया का अगर बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद ले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर इसको क्या मिलेगा? गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी और इस तरह से बैंक को SLR कोटा के अंदर जो पैसा है उसके ऊपर वो पैसा कमा सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद के, क्योंकि गवर्नमेंट क्या देती है? अपने सिक्योरिटी को के बदले आपको इंटरेस्ट देती है। क्लियर है? इसलिए बैंक चाहता है कि हम अपना SLR कोटा किस में मेंटेन करें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में मेंटेन करें, ठीक है। वो तीनों फॉर्म में रख सकती है, कुछ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकती है, कुछ का गोल्ड खरीद सकती है, कुछ को कैश के फॉर्म में भी रख सकती है। लेकिन बैंक क्या चाहती है कि हमको बेनिफिट हो, हमको प्रॉफिट हो, उस चक्कर में गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है हर बैंक अपने SLR कोटा को मेंटेन करने के लिए। अब जो 230 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक खरीदी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक खरीदी, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहलाएगा SLR कोटा का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यानी ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 230 करोड़ का बैंक खरीद रही है वो कहलाता है क्या? SLR कोटा का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि SLR कोटा का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बैंक यूज नहीं कर सकती है रेपो के अंदर लोन लेने के लिए। तो जो SLR कोटा का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो फिक्स है, उसके बाहर भी बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदती है, ठीक है, उसके बाहर भी बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदती है और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बैंक यूज कर सकती है रेपो के अंदर लोन लेने के लिए। अभी रेपो रेट पे आएंगे तो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। नाउ तो हम लोगों ने इतने दूर तक कंसेप्ट को समझा कि SLR होता क्या है, ठीक है। अब देखिए जो SLR का कंसेप्ट है ना वो इंडिया का इनोवेशन है। ये कंसेप्ट सिर्फ इंडिया में चलता है SLR का कंसेप्ट, ठीक है। अदर कंट्रीज़ में SLR का कंसेप्ट नहीं है और इसको बार बार बोला जाता है कि इसको डिसमेंटल कर दिया जाए। सरकार के पास बार बार ये बात आती है कि SLR को डिसमेंटल कर देना चाहिए, इस कंसेप्ट को हटा देना चाहिए, क्योंकि इस कंसेप्ट के रहने से बैंक के पास कम पैसा बचता है और वो कम लेंड कर पाती है और हमारी इकोनॉमी उसके चलते ज़्यादा बूस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं जो नए नए प्रोजेक्ट लगाने चाहते हैं उनके पास लोन के लिए जगह ही नहीं बचता। बैंक बोलती है मेरे पास पैसा ही नहीं है तो हम आपको लोन कैसे देंगे। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं कर पाती बैंक, क्योंकि उसको SLR कोटा और CRR कोटा मेंटेन करना पड़ता है। और SLR कोटा देख लीजिए कितना मेंटेन करना पड़ता है, 23%। अगर 100 करोड़ में से 23 करोड़ वो SLR कोटा मेंटेन करे तो जाहिर सी बात है बैंक के पास कम पैसे बचते हैं लेंड करने के लिए। तो इससे हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि SLR को डिसमेंटल कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिसमेंटल नहीं करना चाहती। अब इसके पीछे क्या रीजनिंग है, क्या कारण है कि डिसमेंटल नहीं करना चाहती? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है कि SLR कोटा को अगर बैंक को मेंटेन करना है तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगी। उसके पास मजबूरी हो जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना, क्योंकि उसको SLR कोटा को मेंटेन करना है। अगर SLR कोटा को हम हटा देते हैं, इस कंसेप्ट को ही हटा देते हैं, तो बैंक फर्दर नहीं सोचेगी कि हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना है, कहने का मतलब क्या हुआ, जो 230 करोड़ रुपया का गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रही है, अगर SLR कोटा ना रहे तो यही 230 करोड़ रुपया वो फर्दर लेंड करेगी, ठीक है, लोन के फॉर्म में घुमाएगी, ठीक। और यहाँ से बैंक को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब वो बोरोवर को लोन देती है तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है। मान लीजिए 9 से 10% चार्ज की, और गवर्नमेंट इसको कितना दे रहा है, 4%। तो बैंक का फ़ायदा कितना होगा इस केस में, 6%। तो बैंक उस समय गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों खरीदेगी जब SLR कोटा, SLR का
कंसेप्ट ही चला गया है। जब एसएलआर को हटा दिया गया है, एसएलआर को डिसमेंटल कर दिया गया, तब क्यों कोई बैंक खरीदने जाएगी? वो उस पैसे को वो लेंड करेगी, बोरोवर को देगी, ताकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट कमा पाए। सरकार तो कम इंटरेस्ट देती है, इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि हम एसएलआर को डिसमेंटल करें, क्योंकि सरकार को डर है कि वो अपने फाइनेंसेस को फिर पूरा कैसे करेगी अगर एसएलआर को डिसमेंटल कर दिया जाए तो। क्लियर है? इसलिए एसएलआर का कंसेप्ट है इंडिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि सरकार ताकि मजबूर कर पाए बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के लिए। ठीक है, एसएलआर का कंसेप्ट क्लियर हुआ। नाउ अब एक कंसेप्ट है बैंक रेट का कंसेप्ट। बैंक रेट का कंसेप्ट क्या बोलता है? बैंक रेट, ये बैंक रेट होता क्या है? देखिए, अगर जनरल टर्म में बात करें तो बैंक रेट क्या है कि कोई भी बैंक को अगर लॉन्ग टर्म लोन चाहिए किससे? आरबीआई से, तो आरबीआई उसके ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसी को क्या बोलते हैं? बैंक रेट। सपोज कीजिए एक बैंक है एसबीआई, उसको लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए आरबीआई से, ठीक है। मान लीजिए एसबीआई गया आरबीआई के पास, बोला हमको 100 करोड़ रुपया लोन चाहिए। अब आरबीआई बोलेगा कि हम इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लेंगे, और वो इंटरेस्ट कितना है? मान लीजिए 6%। तो ये 6% क्या हो गया? बैंक रेट हो गया, जनरल टर्म में अगर बात करें तो। लेकिन बैंक रेट थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है, बैंक रेट थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है वो काम चल सकता है जब आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये डेफिनेशन काम चल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा टेक्निकल होना है आपको, तो बैंक रेट का कंसेप्ट कहता क्या था, ठीक है, वो समझिए। बैंक रेट क्या है? एक रेट है जिस पे आरबीआई रीफाइनेंसिंग एंड रीडिस्काउंटिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंकों को। कहने का मतलब क्या है? बेसिकली समझिए, रीफाइनेंसिंग और रीडिस्काउंटिंग होता क्या है। देखिए, सपोज कोई फर्म है XYZ, मान लेते कोई फर्म है XYZ, ठीक है। XYZ एक फर्म है, जो एक फर्म ABC से, एक फर्म है ABC, उससे कुछ रॉ मटेरियल परचेज करता है। रॉ मटेरियल परचेज कर लिया किसने? XYZ ने ABC से। मान लेते हैं ये रॉ मटेरियल 1000 करोड़ रुपया का है, ठीक है, 1000 करोड़ रुपया का है रॉ मटेरियल। नाउ XYZ के पास उस समय पैसे नहीं हैं ABC फर्म को देने के लिए, इसके पेमेंट के लिए पैसे नहीं है XYZ के पास। क्लियर है? क्योंकि इसका फाइनेंस का साइकिल अलग चलता है। बोला कि मेरे 2-3 महीने बाद पैसे आएंगे तो हम आपको चुका देंगे, पर ABC बोला ऐसे कैसे काम चलेगा। तो XYZ क्या करता है? एक प्रोमिसरी नोट, क्या? प्रोमिसरी नोट इशू कर देता है, किसके नाम पे? ABC के नाम पे। और ये प्रोमिसरी नोट होता क्या है? एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच? बायर और सेलर के बीच। उस एग्रीमेंट में क्या बोला जाता है कि हम ये प्रोमिसरी नोट इशू कर रहे हैं और 1000 करोड़ रुपया देने का प्रॉमिस करते हैं, किसको? ABC को। फ्यूचर डेट पे, कोई भी फ्यूचर डेट हो सकता है, जैसे 2 महीने बाद या 3 मंथ के बाद, ठीक है, मंथ के बाद। तो एक प्रोमिसरी नोट होता है जो XYZ फर्म प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए ABC को, कितने मंथ के अंदर? 3 मंथ के अंदर। और ये क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर XYZ 3 मंथ के अंदर इसको वापस नहीं करता इसका पैसा, तो ABC कंपनी जो है XYZ को कोर्ट के अंदर सू कर सकता है। क्लियर है? नाउ अब ये जो प्रोमिसरी नोट था 1000 करोड़ रुपया का, जो 3 मंथ का मैच्योरिटी पीरियड है, वो चला गया किसके पास? ABC के पास। नाउ अब ABC को भी फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती रहती होगी। मान लीजिए ABC को अचानक से फाइनेंस की ज़रूरत पड़ गई और ABC के पास पैसा नहीं है, सिर्फ ये प्रोमिसरी नोट है। अब ABC इस प्रोमिसरी नोट का कैसे इस्तेमाल कर सकता है, इस बात को समझिए। ABC जाता है एक बैंक के पास जिसका नाम है SBI। ABC गया बैंक SBI के पास और बोला, सरकार मेरे पास एक प्रोमिसरी नोट है, कितने का? 1000 करोड़ रुपया का। हम आपको
ये दे रहे हैं और आप उसके बदले हमको मेरा पेमेंट कर दीजिए। तो SBI बोलता है कि भाई आप हमको 1000 करोड़ रुपये का प्रोमिसरी नोट तो दे रहे हैं, लेकिन हम आपको इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट लगा के आपको पैसा वापस करेंगे। तो SBI बोलता है हम आपको इस पैसे के ऊपर 3% डिस्काउंट लगाएंगे, 3% डिस्काउंट लगाने के बाद आपको पैसा वापस करेंगे। ठीक है, अब 3% डिस्काउंट कितना हो गया? 30 करोड़ रुपया, यानी 30 करोड़ रुपया हम काट लेंगे। ठीक है, जो मेरा डिस्काउंट रेट है, उसके बाद जितना पैसा बचेगा हम आपको उसको प्रोमिसरी नोट के बदले दे देंगे। तो कितना बचा? 970 करोड़ रुपया किसको मिल जाएगा? ABC कंपनी को उसी समय मिल जाएगा। इस तरह से ABC कंपनी अपना फाइनेंस को पूरा कर ली। लेकिन अब ये प्रोमिसरी नोट जो 1000 करोड़ रुपये का था वो किसके पास आ गया? SBI के पास आ गया। ठीक है, अब SBI के पास आया और SBI उसके बदले दी कितना? 970 करोड़ रुपया, यानी SBI का कुछ फंड तो बाहर निकल गया ना। अचानक से SBI के पास लोन का डिमांड आया और SBI के पास पैसे नहीं है लोन को देने के लिए। तो SBI क्या करेगी? SBI जाएगी किसके पास? RBI के पास। SBI गई RBI के पास, बोलेगी RBI के पास जाके कि मेरे पास 1000 करोड़ रुपया का क्या है? प्रोमिसरी नोट है, ये हम आपको दे देते हैं, आप उसके बदले हमको क्या दीजिए? कुछ पैसा लोन में दे दीजिए। ठीक है, तो 1000 करोड़ रुपये का प्रोमिसरी नोट था। तो RBI बोली हम भी इसके ऊपर डिस्काउंट लगाएंगे, जो मेरा डिस्काउंट रेट होगा। तो RBI बोली हम इस पर 6% डिस्काउंट रेट लगा के आपको पैसा देंगे। तो 6% अगर 1000 करोड़ का निकाले तो 60 करोड़ रुपया हो जाता है। तो SBI को पैसा कितना देगी RBI? 940 करोड़ रुपया। ठीक है, और ये पैसा मिल जाएगा किसको? SBI को। और प्रोमिसरी नोट किसके पास चला गया? RBI के पास। ये सिस्टम होता है पूरा का पूरा। और ये जो 6% है, जो डिस्काउंटिंग रेट RBI लगा रही है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? बैंक रेट। इसी को क्या बोलते हैं? बैंक रेट। क्लियर है? नाउ अब रीफाइनेंसिंग और रीडिस्काउंटिंग कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है? देखिए, पहले रीडिस्काउंटिंग को समझते हैं। उसी का सेम मतलब होता है रीफाइनेंसिंग एंड रीडिस्काउंटिंग का लगभग सेम मतलब है, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। देखिए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स किसको बोलते हैं? जब बिल्स को हम किसी को देते हैं और उसके बदले हमको पैसा मिलता है तो उस बिल का डिस्काउंटिंग हो जाता है। ठीक है, वो जो बिल है वो डिस्काउंटेड हो जाता है। यानी यहाँ क्या है? प्रोमिसरी नोट है, इसको डिस्काउंट कराना है। यानी कहने का मतलब क्या है? अगर ये बिल हम किसी को देते हैं और उसके बदले हमको पैसा मिल जाता है तो ये बिल क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। नाउ जब ABC कंपनी के पास ये प्रोमिसरी नोट था 1000 करोड़ रुपया का, और वो SBI के पास गई और उसके बदले जो उसको पैसा मिला, यानी इस बिल का एक बार डिस्काउंटिंग हो चुका है, तब SBI इसको पैसा दिया, यानी ये बिल एक बार डिस्काउंट हो चुका है, ये प्रोमिसरी नोट एक बार डिस्काउंट हो चुका है। नाउ यही प्रोमिसरी नोट को लेके जाती है बैंक RBI के पास, और RBI इसको डिस्काउंट करके फिर दे देता है पैसा किसको? SBI को। यानी यही प्रोमिसरी नोट यहाँ भी एक बार डिस्काउंट हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? रीडिस्काउंटिंग। जो एक बार डिस्काउंट हो चुका है फिर से यहाँ जाने के बाद डिस्काउंट हुआ तो उसको रीडिस्काउंटिंग बोलते हैं। अब रीफाइनेंसिंग क्या है? देखिए, ये 1000 करोड़ रुपये का प्रोमिसरी नोट जब डिस्काउंट हुआ तो फाइनेंस किसको किया? ABC कंपनी को। यानी ABC कंपनी को फाइनेंस करने के लिए एक बार ये प्रोमिसरी नोट क्या हो चुका है? यूज हो चुका है। नाउ यही प्रोमिसरी नोट SBI को फाइनेंस करने के लिए यहाँ भी यूज हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं रीफाइनेंसिंग। ठीक है, तो रीडिस्काउंटिंग एंड रीफाइनेंसिंग, बैंक रेट क्या है? रीडिस्काउंटिंग एंड रीफाइनेंसिंग का जो कंसेप्ट है, रीफाइनेंसिंग एंड रीडिस्काउंटिंग का जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है RBI बैंकों को, वो कहलाता है क्या? बैंक रेट। और यहाँ बैंक रेट निकल के कितना आया था? 6%। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट है पूरा क्या? बैंक रेट का। ये कंसेप्ट पहले चलता था फ्रेंड्स, अब ये कंसेप्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ठीक है, अब डिसकंटिन्यू होने का कारण क्या है? क्योंकि पहले बैंक रेट ही क्या था? पॉलिसी रेट था। लेकिन नरसिम्हन कमेटी 2 के रिकमेंडेशन के कारण एक नया कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जब से LAF इंट्रोड्यूस हुआ तो बैंक रेट अब पॉलिसी रेट नहीं रहा। ठीक है, बैंक रेट अब पॉलिसी रेट नहीं रहा, और रीफाइनेंसिंग और रीडिस्काउंटिंग का भी कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया गया जब से LAF इंट्रोड्यूस हुआ तब से। क्लियर है?
नाउ एलएएफ क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, कभी इकोनॉमी का लिक्विडिटी अचानक से बढ़ जाता है, कभी अचानक से कम हो जाता है। तो इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी का घटना और बढ़ना एक आम बात होती है। तो उस लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े और डिफ्लेशन ना आए, तो उसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई यूज करती है मॉनेटरी टूल्स को। ठीक है, अब ये टूल्स के अंदर एक कंसेप्ट है एलएएफ का कंसेप्ट। अब एलएएफ के अंदर 2 टूल्स हैं जिसके यूज से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। उसमें से 2 टूल्स का नाम क्या है? रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। और रेपो रेट ही अभी क्या है? पॉलिसी रेट है। सारे रेट इसी के ऊपर डिफाइंड होते हैं आरबीआई के। ठीक है, पॉलिसी रेट है। नाउ पहले बैंक रेट पॉलिसी रेट था, लेकिन जब से रेपो रेट पॉलिसी रेट हो गया तो रीफाइनेंसिंग और रीडिस्काउंटिंग का फैसिलिटी भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है ना। अब ये पॉलिसी रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, इसको समझिए। देखिए, रेपो का मतलब होता है रीपरचेज ऑप्शन। ठीक है, जहाँ बैंक रेट के थ्रू हम लॉन्ग टर्म लोन ले रहे थे आरबीआई से, लेकिन अगर हमको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, 1 दिन का लोन चाहिए, ओवरनाइट लोन चाहिए, या कुछ टर्म के लिए लोन चाहिए, तो उसके अंदर जब हम शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो हम जाते हैं रेपो के थ्रू। हमारे ऊपर क्या चार्ज होता है? रेपो रेट। अब इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए, ये एसबीआई है, ये आरबीआई है। जब एसबीआई को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए था आरबीआई से, मान लीजिए 100 करोड़ का लोन चाहिए था लॉन्ग टर्म लोन, तो आरबीआई इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था 6% लॉन्ग टर्म लोन्स पे। इसको हम लोग बोले बैंक रेट है ये। लेकिन एसबीआई को लॉन्ग टर्म लोन नहीं चाहिए, एसबीआई को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, जैसे ओवरनाइट लोन चाहिए। ठीक है, 1 दिन का। ठीक है, तो इसको बैंक रेट पे नहीं देती आरबीआई। जब भी शॉर्ट टर्म लोन देगी आरबीआई तो उसको रेपो रेट पे देती है, बैंक रेट पे नहीं देती है। बैंक रेट पे हमेशा लॉन्ग टर्म लोन देती है, किसको? अदर्स बैंक को। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म लोन लेना है किसी बैंक को आरबीआई से, तो उसके ऊपर जो आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करेगी उसको बोलेंगे रेपो रेट। तो ये लोन कितने दिनों तक हो सकता है? या तो ओवरनाइट लोन होगा, या तो टर्म रेपो होगा। टर्म रेपो कहने का मतलब कुछ टर्म के लिए होगा, जैसे 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन। इतने दिन के लिए भी लोन ले सकती है रेपो के अंदर। लेकिन इसके बाद जो लोन लेना होगा तो वो फिर जाना पड़ेगा बैंक रेट के थ्रू। तो इस टाइम पीरियड के लिए लोन लिया जा सकता है रेपो के अंदर। अब रेपो के अंदर लोन कैसे लिया जा सकता है? ठीक है, तो बैंक रेट के अंदर लोन कैसे लेता था? एसबीआई जाता था डायरेक्टली आरबीआई के पास, बोलता था हमको 100 करोड़ रुपया लोन चाहिए, और आरबीआई डायरेक्टली बोलता था हम इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन आरबीआई उस समय बैंक से कोई भी कोलेट्रल की डिमांड नहीं करता था। जब भी बैंक रेट के अंदर कोई भी बैंक लोन लेने जाता है आरबीआई के पास, तो आरबीआई कोलेट्रल के लिए नहीं बोलता है कि हमको कोई कोलेट्रल दो, यानी कोई कोलेट्रल इन्वॉल्व नहीं होता है बैंक रेट में जब आपको लोन लेना है। लेकिन जब आपको रेपो रेट पे लोन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोलेट्रल देना पड़ेगा आरबीआई के पास। और यहाँ कोलेट्रल क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक, अब देखिए, एसबीआई को चाहिए, मान लेते हैं 120 करोड़ रुपया शॉर्ट टर्म के लिए लोन, 1 दिन के लिए लोन लेते हैं। मान ले ओवरनाइट रेपो के अंदर जा रहा है और 1 दिन का लोन मांग रहा है कौन? एसबीआई आरबीआई से। कितना करोड़ रुपया मांग रहा है? 120 करोड़ रुपया। तो 120 करोड़ रुपया का गवर्नमेंट सिक्योरिटी को पहले प्लेज करना पड़ेगा। ठीक है, किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई 120 करोड़ रुपया का गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेगी। उसके बाद 120 करोड़ रुपया किसको देगी? एसबीआई को देगी। ठीक है, और उसी समय एसबीआई प्रॉमिस करेगा आरबीआई से कि 1 दिन बाद हम आपके इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस से रीपरचेज कर लेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है रीपरचेज ऑप्शन। ठीक है, अब 1 दिन के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके पास चला गया? आरबीआई के पास। आरबीआई ने इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज किया और उसके बदले 120 करोड़ रुपया एसबीआई को दे दिया।
अब एक दिन के बाद एसबीआई क्या करेगी, वापस से जाएगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई से वापस खरीदने जाएगी, इसलिए इसको बोला जाता है रीपर्चेज। आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगी और उसका लोन वापस करेगी। लेकिन जब 120 करोड़ रुपए का आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती है, ठीक है, और उसके बदले एसबीआई को 120 करोड़ रुपया देती है, तो आरबीआई बोलती है हम इस 120 करोड़ रुपया पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सपोज करते हैं 5.25% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग बोलते हैं क्या, रेपो रेट। इसी इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। यानी शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए जब भी कोई बैंक आरबीआई के पास जाती है रेपो के अंदर, और आरबीआई उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसी को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। और हमेशा इस ट्रांजैक्शन में कोलेटरल इन्वॉल्व होता है। एक बार आरबीआई उसको खरीदती है और वापस फिर से एसबीआई उसको खरीद लेती है, इसलिए रीपर्चेज हो रहा है किसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, कोलेटरल का, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, रीपर्चेज ऑप्शन। ठीक है नाउ हम लोग रेपो रेट भी समझ चुके हैं कि रेपो रेट के अंदर काम कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने कंसेप्ट समझा एसएलआर का, बैंक रेट का और रेपो रेट का। यानी आज के हमारे 3 टर्म्स पूरे होते हैं। अगले क्लास में बैंकिंग से रिलेटेड और 3 टर्म्स लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मैं अच्छे से कंसेप्ट को डील कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई और टर्म्स के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट करें। जो भी इकोनॉमिक्स टर्म को आप लोगों को समझना है, मैं उस टर्म पे वीडियो बना दूंगा ताकि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो पाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।